एक सहज सरल सौम्य और बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी, जिन्होंने अपने दूसरे प्रयास में आईआरएस में चयन किया 2019 में। एक बार जोरदार तालियां फिर मैं नाम से कराऊंगा आप सबको। 2020 में जिनको देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में चयन होने का मौका मिला, आईएएस अवार्ड हुए, आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की आदरणीय सुरुचि सिंह मैडम के लिए जोरदार तालियां। वर्तमान में सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के रूप में पदस्थ हैं और मैडम की शिक्षा दीक्षा बेंगलोर लॉ कॉलेज से हुई है। उनके परिवार में पिता रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, माता जी रिटायर्ड स्टेट बैंक की असिस्टेंट जनरल मैनेजर रही हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आज के करियर काउंसलिंग इस कार्यक्रम में, इस वर्कशॉप में मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आपको अपने अनुभव और इसको और बेहतर करने के लिए क्या आप लक्ष्य तय कर सकते हैं, इसको लेकर आदरणीय सीओ मैडम सुरुचि सिंह मैडम का एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर, रिस्पेक्टेड एसपी सर, रिस्पेक्टेड डीओ सर, समस्त उपस्थित हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पे भिलाई से आए हुए हैं, निहारिका सिंह मैडम, अभ्योदय साहब, रश्मि सिंह मैडम, हमारे डीएमसी साहब सतीश जी, मनोज मरकाम जी, हमारे समस्त उपस्थित एडीओ, बीओस, एबीओस, सीएससीज, प्रिंसिपल्स, सारे शिक्षकगण, लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरुचि सिंह है। मैं 2020 की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हूँ। अभी 1-2 साल ही बचे हैं जिसमें मैं अपने आप को भी आपकी तरह युवा बोल पाऊंगी। तो जहाँ पे भी जाती हूँ ये बोलती हूँ कि मैं भी आपकी तरह युवा हूँ। जब भी आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है और आपके जो क्वेश्चंस हैं, इसी की वजह से आपको अपनी सक्सेस मिलेगी। 2-3 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी। यही एसपी सर के द्वारा बहुत विस्तृत से बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, उसमें बस मैं थोड़े 1-2 चीज़ें बस जो उसमें बस मैं 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। एक तो छत्तीसगढ़ में मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिया लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाते हैं। क्या ये सही है कि गलत है? ऐसा क्यों है? ये हमको सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में हर साल, यूपीएससी में एटलीस्ट आईएएस आईपीएस में हम लोग बोलना चाहते हैं कि शायद से 2 से 0 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं, आईएएस आईपीएस में 2 से 0 छत्तीसगढ़ में। कभी कभी 0 भी होता है, कभी कभी 1 भी होता है, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं। 2 मैक्सिमम रहता है, 2 मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है। मगर अगर हम लोग इससे कंपेयर करें, राजस्थान से कंपेयर करें, एमपी से, हमारा जो सिस्टर स्टेट बोलते हैं एमपी से कंपेयर करें, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो जैसे कोई बोलते हैं कि हिंदी मीडियम के वजह से नहीं आ पाते हैं। भाई हिंदी मीडियम तो बिहार में भी है, हिंदी मीडियम तो हमारे जो लगा हुआ जो स्टेट है एमपी, उससे भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो क्यों छत्तीसगढ़ से लोग नहीं आते? कोई बता पाएगा मुझे? बताइए, जोर से बता दीजिए। और कोई बताएंगे? गाइडेंस देने वाले की कमी होती है। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार ताली। एक्सपोजर कम है, मतलब है ना। हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग जो लोगों को देखते हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं, और अब वो लोग अगर कम हुए तो हो सकता है कि हम भी उतना बड़ा नहीं सोच पाते हो। गाइडेंस की कमी, कंपटीशन इतना फियर्स नहीं है जितना बाकी, फॉर एग्जांपल अगर बिहार और यूपी ले तो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। तो हम लोग थोड़ा सपना देखने की कमी
है छत्तीसगढ़ में, एक डेफिशिएंसी ऑफ ड्रीमिंग बिग। हम लोग बहुत बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, है ना? तो और कोई इसमें टिप्पणी करना चाहेगा अपना? बताइए, जोर से बताइए। मैम हमारे पास वो पुष्पा भाव नहीं है जो लाल चंदन की मैम हमारे पास वो पुष्पा भाव नहीं है जो लाल चंदन की रूपरेखा कर सके। ठीक है ठीक है, ओके, आपके लिए भी जोरदार ताली। हम लोग देखो, हम में कुछ कमी नहीं है, हम में बस थोड़ा सा एक्सपोजर हमको नहीं मिला है जितना बाकी स्टेट्स को शायद से मिला होगा, है ना? तो यही कमी हम लोग यहाँ पे दूर करने के लिए आए हैं, है ना? तो यही धीरे धीरे जो भी प्रयास हो रहे हैं, छोटे छोटे जो भी करियर काउंसलिंग के और इस डायरेक्शन में सोचने के जो प्रयास हो रहे हैं, वो ही ये गैप को कम करने के लिए है ना? तो ड्रीम बिग, मैं यही आपको बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, सीए लोग हैं, मगर ये बॉक्स में नहीं रहना है आपको, है ना? हम लोग हैं, है ना? हमारे जैसे आप लोग बन सकते हो, बट बहुत सारी चीजें आजकल जो आप कर सकते हो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप अगर बनना चाहें तो बेस्ट उसमें बनिए, मतलब इफ यू वांट टू बी अ विंडो क्लीनर, बी द बेस्ट विंडो क्लीनर इन दिस कंट्री, है ना? इफ यू वांट टू बी, अभी आजकल ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स खुले हैं जिसमें आपको जो ट्रेडिशनल रूट है वो लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर, है ना? आप यूट्यूब अपना चला सकते हैं, यू कैन डू सो मेनी अदर थिंग्स। आप अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं। यस, बहुत घिसा पिटा लैंग्वेज है स्टार्टअप, मगर कुल मिला के कुछ नहीं होता है। आप इनोवेटिव आइडिया थोड़े से छोटे से लेवल पे करते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। हर चीज का स्टार्टअप खोल सकते हैं लोग। तो मतलब लोग अपने किचन में, अपने जो किचन में खाना बनाते हुए फिर उसको बेचते हुए, उसको भी स्टार्टअप बोल सकते हैं, है ना? एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है बस्तर में, वो यही करता है। टिफिन जो डब्बा सिस्टम जो चलता है मुंबई में, वो इन अ वे उस समय स्टार्टअप कहला सकता था, है ना? तो इट इज, मतलब स्काई इज द लिमिट, है ना? आप लोगों के लिए स्काई इज द लिमिट। आप देखिए तो क्या है, आप सोचिए तो, आप गूगल कीजिए। जैसे अभी एसपी सर ने साइबर क्राइम और ये सारी चीजों के बारे में अभी आपको इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम लोग हैं, वी आर ऑनलाइन, है ना? तभी तो हो रहा है ये सारी चीजें। तो हम लोग ऑनलाइन का क्या सदुपयोग कर सकते हैं ताकि हमको एजुकेशनल नॉलेज मिले, ये सोचिए आप, है ना? आप लोगों के पास ऑलमोस्ट घर में एक मोबाइल फोन तो होगा ही, है ना? तो आप उसमें क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए, तभी आपका जो वर्ल्ड व्यू है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो खुलेगा और आप बड़ा सोच पाएंगे। जैसे अभी एसपी सर बोल रहे थे, क्या कल्पना चावला को पता था कि एस्ट्रोनॉट नाम की कुछ चीज होती है और फिर वो पहली एस्ट्रोनॉट बनी? हरियाणा में कोई ऐसा होता था क्या पहले? नहीं ना? तो यू कैन बी अ पायनियर, यू कैन बी। मैं तो सोचती हूँ कि इस रूम में एक ना एक पायनियर निकले जो सबसे पहले चीज को करे, है ना? पायनियर क्या होता है? क्या हम लोगों ने सोचा था अमेज़न इतना बड़ा एम्पायर बन जाएगा? डेफिनेटली फ्लिपकार्ट भी था उस समय, बट क्या हमने सोचा था कि हम इतने ईज के साथ जो चीज शायद से बैंकॉक में बन रही होगी, वो हम 2 दिन के बाद हमारे घर में आ सके? क्या सोचे थे ये सारी चीज? पेटीएम के बारे में सोचे थे? पेटीएम भी तो हमारा इंडियन स्टार्टअप है, एकदम एक क्लिक के साथ आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये भी तो फर्स्ट टाइम किसी ने सोचा होगा ना? हम फर्स्ट क्यों नहीं बन सकते? हम ये क्यों सोचते हैं कि हम ये जो हमको जो रूट है वो कोई हमको प्लान करके दे दे? ये क्यों सोच रहे हैं हम लोग, है ना? तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है मैथ्स। किसको मैथ्स यहाँ पे नहीं पसंद है? हाथ उठाएंगे। ठीक है, आपके टीचर नहीं देखेंगे आपको, बताइए मैथ्स किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद है मैथ्स।
अरे अरे वाह, मतलब बहुत बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ पे। मैं बता दूं, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है ना, मुझे नहीं आता मैथ्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते करियर में, लाइफ में। साइंस भी नहीं आता मुझे, मैथ्स और साइंस दोनों नहीं आता मुझे, है ना। किसको नहीं अच्छा लगता? ठीक है, थोड़ा थोड़ा फुसूर फुसूर करके बोल रहे हैं मुझे मैथ्स नहीं पसंद, मुझे साइंस नहीं पसंद, हाथ नहीं उठाना, ठीक है। बेसिकली मैथ्स और साइंस नहीं पसंद, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के एज में बहुत सारे आपके दरवाजे खुले हुए हैं एंड यू कैन प्लान योर फ्यूचर। मैथ्स और साइंस के बिना भी आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली आजकल ये है कि लोग मैथ्स छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनको परिश्रम करने का आदत नहीं है, उस वजह से मैथ्स मत छोड़िए। अगर आपको रियली में मैथ्स और साइंस में रियली में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। वैसे लोग बोलते हैं, पेरेंट्स हमारे बोलते हैं साइंस लेने से बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम लोग थोड़ा भी इंटरेस्ट उसमें रखते हैं या फिर आधा इंटरेस्ट रखते हैं तो साइंस ले लेनी चाहिए। मगर अगर आपको रियली में दिक्कत आ रही है साइंस में या मैथ्स में, तो आपका क्या क्या ऑप्शंस खुला हुआ है यहाँ पे। कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हाथ उठाएंगे प्लीज, बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोग मेरिट के भी बच्चे हैं, हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि जो मेरिट में थोड़ा कम नंबर लाते हैं उनको मैथ्स मतलब उनको आर्ट्स और कॉमर्स दिया जाता है, वो दैट इज ऑल्सो, ये भी मिसनोमर है। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ आपको। आपको पता ही है कि मुझे साइंस और मैथ्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मुझे उसमें कुछ भी करना था। मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और ऐसे ही मैंने मैथ्स भी ले लिया था। बट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सोशल स्टडीज़ में था। सोशल स्टडीज़ मतलब इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने आर्ट्स लिया था जब मैं छोटी थी। 10th के बाद 11th-12th में मैंने आर्ट्स लिया था। तो मुझे पता था कि मुझे कानून की पढ़ाई करनी है और पहले से पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि मेरे पापा भी सिविल सर्विसेज में थे। तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक आइडिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज का ट्राई करना है। तो उस हिसाब से मैंने लॉ की तैयारी की। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स के बच्चे भी कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं, मैथ्स साइंस के बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे बैचमेट्स थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑफर्स छोड़ के आए थे लॉ करने के लिए। तो लॉ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो एक स्टेबल नौकरी चाहते हैं आर्ट्स की फील्ड में। तो आर्ट्स की फील्ड में एक प्रोफेशनल डिग्री आपको मिलती है, उसका नाम है BA LLB, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड LLB। तो दोनों आपको ड्यूअल डिग्री बोलते हैं उसको, 5 साल का कोर्स होता है। तो उसमें आपको दोनों डिग्री मिलती है और प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है। मतलब उसके बाद आपको और कोई क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए तैयार किया। उसका एक एग्जाम होता है, कोई बता पाएगा मुझे कौन सा एग्जाम होता है उसका? बहुत अच्छे, अच्छा, काफी आजकल थोड़ा और पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्या होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट? आज अगर किसी को भी इंटरेस्ट है प्लीज जाके गूगल करेंगे इसको। इसमें बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं। लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आ जाती है। आप किताबें पढ़ेंगे उससे तो आपको बहुत, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग वो सेम चीज होती है जिसमें कैट में भी आती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, उसमें भी प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो सकता है। तो क्लैट कुल मिला के बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है।
और आजकल कंपटीशन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कंपैरेटिवली अगर इंजीनियरिंग से कंपेयर करें तो कंपटीशन भी कम है ना। तो मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद 5 साल के बाद फिर मेरा ओपिनियन ये बन गया कि मुझे जॉब करना है। कॉर्पोरेट जॉब मैंने शुरू की। तो ऐसा लगता है कि आप क्योंकि उस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे हैं उनको, तो उसी थोड़े सी भेड़ चाल टाइप के उसमें मैं चली गई, है ना। तो मुझे मगर जो मेन एम था मेरा यूपीएससी, फिर उस 2 साल के लिए मैं उसको थोड़ा सा साइड में रख दी और ये देखा कि प्राइवेट मेरे लिए प्राइवेट नौकरी अच्छी है कि नहीं। तो मैंने अपने उससे डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यूपीएससी का ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो पहले से ही मान के रखा था कि मैं यूपीएससी का ट्राई करूँगी। तो उसके बाद मैंने छोड़ के प्रिपरेशन की और कुल मिला के मेरा चौथी अटेम्प्ट में हुआ किसी। तो फेल करते करते, पास करते करते, फेल करते करते चौथी अटेम्प्ट में मेरा हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जॉब में थी तो ऐसे ही दे दिया था और कुछ तैयारी नहीं थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मगर मेंस का कुछ आइडिया नहीं था, ऐसे ही दे के आ गई थी, मगर अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मगर मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था, मेंस भी क्लियर हो गया था और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, बट जो मुझे सर्विस चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली थी। और चौथे अटेम्प्ट में सारा चीज़ क्लियर हो गया था और जो मुझे सर्विस चाहिए थी वो भी मिल गई थी। तो 4 अटेम्प्ट, 4 इयर्स, है ना। तो जैसे आपका कोई किसी का क्वेश्चन था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है और जो 5th, 6th, 7th अटेम्प्ट में क्लियर करता है, उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब जैसे सर बोले थे, डिफरेंस तो कुछ नहीं है। यही है कि उसको शायद, मतलब यही है कि जो बंदा फर्स्ट में क्लियर कर रहा है वो शायद से पहले समझ जा रहा है जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। तो हम लोगों को वेटरन बोलते थे, मतलब हम लोग बुजुर्ग हैं यूपीएससी के, जो बार बार अटेम्प्ट देके क्लियर किए हैं। उसमें हमको बहुत सारी, हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। तो और पैटर्न भी बहुत बदलता था, बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी हो गया है अभी तो यूपीएससी। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती थी। बेसिक उसमें फंडा ये है कि यू डोंट हैव टू गिव अप, आपको चलते रहना है, अटेम्प्ट करते रहना है, फेल होते रहना है, फेल हो गए तो ऊपर उठो और अटेम्प्ट करो, है ना। यही मेरा छोटा सा चीज था, है ना। और मैं जस्ट, मेरी एक पीपीटी है जिसमें मैं 2-3 पॉइंट्स अभी जैसे ब्रिंग अप हुए थे, उसमें मैं बस आपको 2-3 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। ये जो पीपीटी मैंने बनाई है करियर काउंसलिंग के लिए ही बनाई थी, मगर ये आपको मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप में सबको मिल जाएगी। उसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है कि कौन सा पाथ चूज कर सकते हैं, अगर साइंस चूज करें तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, कॉमर्स चूज करें तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, आर्ट्स चूज करें तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसमें बहुत सारी लिंक्स हैं, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यूट्यूब की लिंक्स हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है क्या क्या चीज़ है। बस 1-2 पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ जो मैंने अध्ययन किया है, जो बार बार आज भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो जो रिपीटेड पॉइंट्स आते हैं उसके लिए मैं बस एक बार बताना चाहती हूँ। क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। जैसे अभी एसपी सर बोल रहे थे कि कोई एक उनके बैचमेट थे जो 2 घंटे पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे। क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब है आपको इंश्योर करना है कि वो 2 घंटे जो आप पढ़ रहे हो वो सबसे ज्यादा आपका फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, है ना। वो कैसे करोगे, है ना। बोल तो सकते हैं मगर कैसे करोगे। 2-3 टेक्निक्स होती हैं, है ना। एक पोमोडोरो टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है पीपीटी में। इसके अलावा आपको रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं अपने, है ना। एक वीक में आप पूरी एनसीईआरटी, एक वीक में आप पूरी एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, है ना। तो रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स
सेट करोगे तभी आपकी बात बनेगी, है ना। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और डिस्ट्रैक्ट, जो चीज बहुत अच्छी भी है बट वो चीज डिस्ट्रैक्ट भी करती है, क्या चीज है वो, है ना। इसको पढ़ते समय इसको आपको बहुत दूर रखना है, ड्रॉअर में रखना है, साइलेंट पे, ठीक है। तो अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लो इस चीज के बिना, आई थिंक यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। 2 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। पोमोडोरो टेक्निक कुछ नहीं है, आप 25 मिनट्स पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, और कुछ नहीं। 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे। 5 मिनट के ब्रेक में आप ये देख सकते हो, वॉशरूम यूज कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दिस इज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। तो जितने आप पोमोडोरो कर पाओगे 25 मिनट के फोकस्ड स्टडी सेशंस, उतना आपके लिए अच्छा है। हो सकता है पहले दिन आप 1 पोमोडोरो कर पाओ, ओनली 25 मिनट्स, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे और ट्राई करो, और ट्राई करो, और ट्राई करो, है ना। तो उसको आपको ये मसल मेमोरी है जो धीरे धीरे आप बिल्ड कर सकते हैं। जनरली वीकली प्लानिंग अच्छा रहता है। हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, उसमें बस मेरे को 2-3 चीजें आपको बतानी थी। कोई बोल रहे थे, किसी को अभी ये डाउट है, हाथ खड़ा करेंगे, कि मैं तो यार बहुत पढ़ती हूँ, याद कुछ नहीं रहता है मुझे। हाथ खड़ा करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, है ना। डरो मत, ठीक है, सबके साथ होता है। बहुत सारे ये क्वेश्चंस जो पूछे थे, ऐसे 2-3 लोग पूछे थे, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बस आपको अपने लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अपनी खुद की लैंग्वेज में, या फिर शॉर्ट नोट्स। फर्रा पता है किसी को क्या होता है? किसने बनाया है? नहीं बोलेगा कोई। पता है सबको क्या होता है, हाँ कि ना? मैं तो बोलती हूँ फर्रा इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। चीटिंग नहीं करनी उससे, मगर वो एक शॉर्ट नोट है। आप एक बुक को 1 पेज में या 4 पेज में कैसे बॉइल डाउन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी आर्ट होती है। क्योंकि आपको फिर रिवीजन करने में 10 मिनट से कम लगेंगे उसमें। तो आप उस समय इतने अच्छे ससिंक्ट और इतने सटीक नोट्स बनाएंगे ताकि आपको रिवीजन करते समय प्रॉब्लम ना हो, है ना। और अगर आपके पास, आप जैसे पढ़ रहे हैं, साइड में थोड़ी सी स्पेस है, स्पेस में लिख लीजिए जो भी आपको रिमेंबर करना है ना। अंडरलाइन ऐसे करना है जो आपको पूरी, जब आप रिवाइज करो पूरी स्टोरी याद आ जाए। बहुत होता है कि काला पीला कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, करते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं करना। स्मार्टली आपको अंडरलाइन करना और स्मार्टली नोट्स लेना है। कैसे पता चलेगा स्मार्टली क्या है? आप 1 पेज का कंटेंट पढ़ेंगे, आपको ये पता लगेगा कि इसमें 80% चीज पढ़ने की नहीं है, 20% चीज है जो आपको याद रखनी है। वो 20% चीज आप साइड में लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में, ताकि बाद में आपको याद करने में सहूलियत हो, है ना। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे और उसको बिना देखे अपने आप को बताएंगे। इसको बोलते हैं रिकॉलिंग, ठीक है। उसको बिना देखे अपने आप को समझाएंगे, है ना। उसके बाद आप अगर अपने आप को उसको बिना देखे समझा लिए तो इसका मतलब है कि आपने वो याद कर लिया है। बाद में आप केवल वो छोटा जो नोट्स बनाए हैं साइड में वो ही पढ़ेंगे, आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? कौन यहाँ पे स्टोरी बुक की तरह पढ़ता है अपनी बुक को? बहुत सारे लोग। आपकी नोटबुक स्टोरी बुक नहीं है, आपको उसको पूरा निगलना है। और कैसे निगलोगे? ये सारी मेथड्स हैं। ये सारी चीज मेरी स्लाइड शो में दी गई है, आप बहुत अच्छे से, उसमें एक लिंक्स भी हैं यूट्यूब के, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये टेक्निक कैसी होती है, वो टेक्निक कैसी होती है ना। एक और चीज थी, निमोनिक्स। किसी ने पता है निमोनिक्स क्या होता है?
अच्छा ये बताओ, मणिपुर ऊपर आता है कि नागालैंड? अच्छा, मिजोरम ऊपर आता है कि मणिपुर? बताओ। देखो, अगर आप मैप को देख के ऐसे रटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक चीज होती है निमोनिक्स, है ना, हम बोलते हैं ना विब्ग्योर, है ना, और क्या बोलते हैं बॉडमास, है ना, ये है निमोनिक। किसी चीज को छोटे से में करके आप कैसे याद कर सकते हो। एक जैसे नागालैंड आता है ऊपर के मणिपुर, नमामि याद कर लो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हो गया। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि मिजोरम ऊपर आता है कि मणिपुर। आया समझ में? जैसे सर बोल रहे थे ट्रिब्यूटरीज, उसके भी बहुत सारे आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से बहुत ही एम्बैरेसिंग टाइप के निमोनिक्स बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती थी, है ना, करते हैं कि नहीं? छोटा छोटा हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं जो हम ही को समझ में आते हैं। ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू स्टडी करना है तो स्टडी ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिए, उसमें कुछ याद नहीं रहेगा आपको। ये सारी टेक्निक्स यूज होंगी तो तभी आपको इफेक्टिवली आप याद कर पाओगे, है ना। एक लास्ट चीज मैं बस बोलना चाहती हूँ, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीजें तो ठीक है, आप में से जितनी अच्छे पढ़ाई करने वाले लोग होंगे उसमें ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि नहीं? जो ज्यादा पढ़ लेता है उसको ज्यादा स्ट्रेस होता है ना। जो ऐसी लफंगा टाइप का होता है उसको क्या स्ट्रेस होता है? नहीं होता ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यूपीएससी की जर्नी में जो मैंने सीखा है 4 साल में, मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आपका मनोबल, हाँ एक और चीज है, जैसे कोई पूछ रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग में और लास्ट में क्या डिफरेंस होता है? मनोबल का भी डिफरेंस होता है। अगर आपका मनोबल टूट गया तो फिर आप तो मतलब यूपीएससी तो छोड़ दो, कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे। एंड बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, जो हमसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, मगर उनका कभी कभी क्यों नहीं हो पाता? स्ट्रेस, मनोबल, कॉन्फिडेंस, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, बहुत ही अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस हमको होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? एक तो ये समझ लीजिए, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम पीरियड में स्ट्रेस आएगा, फिर जॉब में स्ट्रेस आएगा, फिर फैमिली में स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहेगा, है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमको हंसते हंसते स्ट्रेस को डील करना है, ठीक है। दूसरा चीज है फेलियर बहुत अच्छी चीज होती है ना। ऐसे मत सोचो, अब ये मत बोलना कि मैं जाके फेल हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होना। फेलियर टीचेस यू अ लॉट, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, है ना। तो फेलियर माइलस्टोन की तरह ट्रीट कीजिए उसको, है ना। उसको, आप फेलियर नहीं है, आप एक बार फेल हो सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हैं, ठीक है। पर्सनलाइज मत कीजिए फेलियर्स को, ठीक है। ये आई एम श्योर ये बोलने में बहुत आसान है, करने में बहुत डिफिकल्ट है, बट क्या सीख सकते हैं? अभी एसपी सर जैसे बोले थे, सीखते रहना है। उस फेलियर से हम लोग क्या सीख सकते हैं? अगर सीखते नहीं तो होता नहीं ना। जैसे आंसर राइटिंग स्टाइल सर बोल रहे थे कि पहले अच्छा नहीं था, फिर मैंने अच्छा किया तो फिर हो गया। सीखना है हमको फेलियर से। वी हैव टू कन्फ्रंट इट कि मैंने क्या गलती की, ये हम में करेज होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में ये करेज ही नहीं होता, इसलिए वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। प्रैक्टिस करोगे तभी तो पता चलेगा आप कितने पानी में हो, है ना। तो ये दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ एंड एवरी एग्जाम इन लाइफ, है ना। दूसरा चीज है, यहाँ पे एक्सरसाइज कौन कौन करता है? हाथ उठाएंगे एक बार। देखो, हम जब आपके एज के थे तो हम लोग तो काफी एक्सरसाइज करते थे, इतने कम लोग तो नहीं थे। आप जितना भी एग्जाम स्ट्रेस हो, 20 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे। क्या करेंगे? क्या होता है ब्रिस्क वॉकिंग? जल्दी जल्दी वॉक करना, एटलीस्ट
अगर भागना नहीं चाहे तो, क्योंकि आपके एज में तो भागना भी चाहिए, है ना। एटलीस्ट 20 मिनट का वॉकिंग या रनिंग आप करें, क्योंकि उससे आपका मेंटल पीस रहेगा, है ना। और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेस को रिलीव करने का एक जरिया होता है, ठीक है। सिमिलरली ये सारी चीज देखो, छोटी छोटी चीज है मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जब स्ट्रेस होते हैं तो हम लोग अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं समझते, है ना। फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई करते समय एक मतलब 10 मिनट 15 मिनट आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए, जो अगर कोई छोटा बच्चा है घर में उसके साथ बैठिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, आप बोर भी हो रहे हैं, तो जस्ट ये पीपीटी के पॉइंट्स हैं, सारी चीज आपको मिल जाएंगी। बस एक या दो क्वेश्चंस अगर होंगे तो स्पेसिफिकली, अभी बहुत सारे ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके अलावा कुछ और होगा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है ऊपर नीचे? और तो सियाल बच्चे में क्वेश्चन नहीं इनके पास, चिल्ला के बोल दीजिए, आपके चिल्ला पास के है? पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीशा शेर है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सहसपुर दिल्ली कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपने बताया कि आप बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बिजनेसमैन हैं आप लोग, आपके पास पैसा है, आपने अच्छी पढ़ाई की। यहाँ पे जो बैठे हैं उसमें आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आगे की पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं? बहुत लोग पढ़ाई छोड़ने का रीज़न ये भी होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते, घर में किसानी काम करना होता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो आगे क्या करना चाहिए? ठीक है ऋषा जी, एक तो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए एक बार जोरदार ताली। आप एकदम सही पकड़े हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी, वैसे मैं बिजनेस कम्युनिटी से नहीं आती, बट यस, एक लेवल का प्रिविलेज था जिसमें मुझे ये प्रिविलेज था कि मेरे को जो मेरी जॉब थी और लोन भी नहीं था, तो जॉब थी उसको मैंने छोड़ के प्रिपरेशन की, ठीक है। बहुत सारे, जैसे आपको पता ही है, एसपी सर ने भी बताया है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और आजकल और भी ज्यादा आ गए हैं। मतलब आई थिंक अगर यूपीएससी की लिस्ट आप खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे, मतलब किस बैकग्राउंड से सिलेक्शन हो रहा है, आप ये देखेंगे आधे से ज्यादा बच्चे या फिर किसान परिवार से आते हैं, या फिर ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें उनको नौकरी कर करके ही प्रिपरेशन करना पड़े। उसमें मैक्सिमम चीज क्या हो जाती है, थोड़ा सा लेट सिलेक्शन होता है, बट उसका आप सबकी जोरदार तालियां हमारे बीच आदरणीय पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे शुरू कर दीजिए। रिस्पेक्टेड, जैसे मैं बोल रही थी अभी, अगर आप लिस्ट खोल के देखेंगे, ये जो आप बोल रहे हैं डेफिनेटली ट्रू है, मगर आजकल में थोड़ा कम ट्रू है। जैसे मेरे पापा की कहानी है, किसान के लड़के पहले पोस्टल डिपार्टमेंट में लगे, फिर एसबीआई का एग्जाम दिया, एसबीआई में लगे, स्टाफ सिलेक्शन एसएससी होता है, स्टाफ एसएससी पता है सबको, उसमें लगे, फिर उसके बाद आरबीआई का एग्जाम दिए, ग्रेड ए होता है, फिर आरबीआई ग्रेड बी दिए, फिर यूपीएससी करने का सोचे, फिर यूपीएससी में बहुत सारा टाइम लगा दिए, फाइनली आईआरएस हुआ, और लास्ट में जाके 6 साल के बाद आईएएस हुआ, है ना। तो ये पॉइंट ये है, डेफिनेटली बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं लोगों के पास, मगर क्या वो सारी डिफिकल्टीज उसको तोड़ के नहीं किया जा सकता? एकदम नहीं। पहले क्या होता था, बुक्स नहीं होती थी, अभी बुक्स ऑनलाइन है, सब कुछ अवेलेबल है। अभी इतनी बुक्स हैं कि ये पता भी नहीं क्या पढ़ना है ना। जो रिसोर्सेज है, ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी के रिसोर्सेज जो है फ्री है। कोचिंग, जैसे एसपी सर ने बोला, ऑप्शनल है। यस,
उसमें ऐसा लगता है कि पानी कितना, मतलब कितने पानी में है ये पता चल जाता है, बट वो एकदम ऑप्शनल है। आप अपने से पढ़ाई करके जो ऑनलाइन आपको फ्री टेस्ट पेपर मिल रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। परिश्रम की बात है, लगन की बात है, और यस थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के लिए इजी है या आपके लिए कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है ना। इट इज वेरी डुएबल, है ना। इसीलिए तो आप लोगों के पास हम लोग आए हैं और ये बता रहे हैं कि इट इज वेरी डुएबल, है ना। अब सोशल चीज भी होती है, इकोनॉमिक चीज भी होती है ना, उस जो हमको रोकती है ना। तो मेरे पापा फर्स्ट जनरेशन थे हरियाणा में, है ना। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ हरियाणा में लड़की, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यू कैन डू इट, यही मैं बोलना चाहती हूँ, है ना। और बताइए। मैम मेरा नाम अमित करते हैं, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट कॉमर्स। जी जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा को एसएससी करने का मन था, उन्होंने एसएससी किया और उनका मन हुआ कि यूपीएससी भी करना चाहिए। तो मेरा भी मन है कि एसएससी तो करना चाहिए, लेकिन यूपीएससी को पढ़ने का भी मन है, उसमें इंटरेस्ट है कि भले ही ना हो लेकिन यूपीएससी का एक बार जर्नी कैसा होता है ये पता चले। तो उसके लिए स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं यूपीएससी का? जैसे सर ने बताया कि क्लास 6 से 8 तक के एनसीईआरटी का पढ़ना चाहिए बेसिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमित जी, आपके लिए एक बार जोर डाला। जब भी हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, स्पेशली यूपीएससी, आपको बाकी एग्जाम एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगी बाकी एग्जाम ट्राई करते रहना। कहीं ना कहीं अटक जाए, कुछ भी अटक सकता है और वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप एक लेवल अप हो जाएंगे, फिर उसके बाद लेवल अप हो जाएंगे, है ना। तो दूसरे एग्जाम्स ट्राई करना बहुत जरूरी है। मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने जज का एग्जाम भी ट्राई किया है, क्लियर भी किया है, पीएसयूज का एग्जाम भी क्लियर किया है, आईआरएस भी क्लियर किया है और यूपीएससी, है ना। तो वो सारे चीज आपको धीरे धीरे करके आपको सारा चीज ट्राई करना चाहिए। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, अगर हिंदी मीडियम है तो दैनिक भास्कर, मतलब आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग चूज करते हैं दैनिक भास्कर या जनसत्ता, एक बार आता था पहले, अभी पता नहीं आता है कि नहीं। और इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में से कुछ भी आपको जो अच्छा लगे चूज कर सकते हैं। तो हिंदी है तो जनसत्ता या फिर दैनिक भास्कर आप पढ़ेंगे, उसको स्टोरी बुक की तरह नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बोला था, उसमें नोट्स लेने हैं, आपको अच्छे से उसको 2 घंटे लगा के पढ़ना है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट 6th to 12th आपको सारी एनसीईआरटी सोशल साइंसेस की पढ़नी है, उसको अच्छे से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे पढ़ना है वैसे आपको पढ़ना है। आप ऑनलाइन यूपीएससी का और एसएससी का सिलेबस निकाल लीजिए, उसके पास्ट ईयर पेपर देख लीजिए और उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे लिंक्स आएंगे, हाउ टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर एसएससी और हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। बहुत अच्छे से उसको रिसर्च कीजिए, 2-3 जगह से 2-3 यूट्यूब चैनल देख के रिसर्च कीजिए, आपको पूरा सारा चीज पता लग जाएगा। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट मैं आपको हमेशा जब भी मैं बच्चों से मिलती हूँ यही बोलती हूँ, एक छोटी सी चीज मेरी तरफ से। हम लोग यहाँ पे कोशिश थोड़ी कम कर रहे हैं, है ना, सपने थोड़े कम देख रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, सपने देखिए, बहुत सारी चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, है ना। तो एक छोटा सा गालिब का शेर याद आ रहा है, मंजिल मिलेगी भटक के ही सही, है ना, मंजिल मिलेगी भटक के ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एक क्वेश्चन है आपसे। बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। Good सबसे afternoon. पहले तो मैम हम किसी भी चीज़ का जब शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हम प्लान बनाते हैं और टाइम टेबल भी बनाते हैं, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो आप बताइए कि हम इसे कैसे फॉलो करें और अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग शायद से, मैंने अभी इस पर टच किया था कि हम लोग अचीवेबल गोल्स नहीं बनाते, इसलिए वो अचीव नहीं होता। हमको अपना परिश्रम का लेवल पता होना चाहिए, वीकली प्लान बनाना है आपको, इस वीक में ये अचीव करूँगा, है ना। अगर आप लिख लेते हैं कि इस वीक में पूरी हिस्ट्री पढ़ डालूंगा, अचीव हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा ना। देखो कुछ ना कुछ आ जाता है, यू हैव टू अकाउंट। हो सकता है कि कहीं जाना पड़े या फिर कुछ मतलब हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये अकाउंट करके चलना है कि अचीवेबल गोल मैं 1 से लेके 10 चैप्टर तक इस वीक करूंगी। ये ज्यादा अचीवेबल लग रहा है कि पूरी हिस्ट्री पढ़ने में 1 से 10, है ना। तो हम कैसे गोल सेट कर रहे हैं उस पर भी निर्भर होता है। वो मेरी स्लाइड शो में आपको पूरा उसका डिटेल, हाउ टू मैनेज योर टाइम। बहुत बार लोग आधा समय पढ़ने में लगाते हैं, आधा समय रिवीजन में लगाते हैं। आधा समय लगना चाहिए कि रिवीजन में। आपकी पढ़ाई इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आपका 10% समय केवल रिवीजन में जाना चाहिए। एंड 7 to 30 डेज में आपको रिवाइज करना है। रिपीटेटिव रिवीजन नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे दिन पढ़ते हैं और रात को रिवाइज करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा पढ़ना है जो आपको याद रहे, और बाद में जब आप याद करते हो थोड़ा ब्रेक लेके याद करें। ये सबसे इफेक्टिव रहता है, टेक्निक रहता है कि लेट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मतलब आफ्टर 30 डेज। मगर गिवन कि आप ऐसे पढ़े हो कि जो आपको याद रहे, दैट इज द मेन। अगर पूरी टॉक से अगर एक चीज आप लेंगे, यही लीजिए, स्टडी इफेक्टिवली। ऐसे पढ़िए ताकि याद रहे, बस। थैंक यू मैम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मैम की एक बार जोरदार तालियां। आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे सुझाव, बहुत अच्छे आपके जो भी सॉल्यूशन है उनको हल किया आदरणीय सीओ मैडम का। आदरणीय सीओ मैडम ने एक बार पुनः बहुत बहुत तालियां कि आपने लगातार इस एग्जाम को क्रैक किया, जिसको इस देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, और आपने असफलता के बाद भी लगातार प्रयास जारी रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। और ये अनुभव आपने सबसे शेयर किया, हमारे इन होनहार बच्चों को इसका फल, इसका लाभ जरूर मिलेगा। एक बार पुनः सीओ मैडम की जोरदार तालियां। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज के इस करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे पूर्व सांसद महोदय भी उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता आप यहीं से महसूस कर सकते हैं। जोरदार तालियां आदरणीय श्री अभिषेक सिंह जी के लिए, जो आज अपना अमूल्य समय आज हमारे इस कार्यक्रम को दिए। बस 1 मिनट में आगे जोड़ूं एक विशेष स्पेशल पर्सनालिटी को। उससे पहले मैं आप सबसे एक बस आग्रह करूंगा, कुछ सेकंड के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सबके सब ऊपर तक, सबके सब बस कुछ सेकंड के लिए खड़े हो जाए। वो केवल एक्सरसाइज, बहुत समय से आप बैठे थे, उठे नहीं थे बहुत लोग, तो मुझे लगा कि आपको कुछ एक्सरसाइज भी करानी चाहिए। सुबह के सत्र का असर मुझ पर ज्यादा हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो अब मैं आपके बीच